में रहें। दियारे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को खुसूसी तौर पे मेरा सलाम। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है ना, बहुत सारे दियारे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि यकीन करें दिल पे ऐसे एक जिसे कहते हैं ना दर्द का एहसास होता है। एक मेरे भाई ने मैसेज किया कि राना साहब हम अपने घर वालों से बहुत दूर हैं और ये ईद करीब आ रही है तो हमारे असाब हमारे जज्बात जो हैं ना उनमें इतनी शिद्दत से तकलीफ़ है कि हम आज अपने प्यारों से दूर हैं सिर्फ उनकी खुशियों के लिए। यार मैं तो हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे मोहसिन हैं, पाकिस्तान के मोहसिन हैं। अब मैंने ये देख रहे होंगे कि मैं एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में आज मैं घर में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, ऑफिस नहीं जा सका, अपने स्टूडियो नहीं जा सका, लेकिन आपसे चूँकि मेरी बात करना मेरी ज़िंदगी के लिए अब एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। दो चीज़ों पे आज मैं बात करूँगा। नंबर वन तो है कि पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि जी गल्फ़ स्ट्रीम के ऊपर जिन सहाफ़ियों ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एकदम इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुस्लिम पीटीआई के कोई भी लीडर बात करने पे तैयार नज़र नहीं आ रहा, एकदम खामोशी हो गई है। तो क्या ये समझा जाए कि पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान को भुला दिया और इस ईद पे जब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के और अपने प्यारों के साथ ईद मनाएंगे तो क्या कोई ये सोचेगा कि इमरान खान जिसने 24 करोड़ लोगों के लिए इतनी तकलीफ़ें झेली वो आज ईद के पे अकेला होगा? दो चीज़ें। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है, क्या ईद के बाद अब केपीके के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अब वाकई अब मौत या आज़ादी कंटेनर लेकर निकलने लगे हैं या उससे पहले उनके पर काट दिए जाएंगे? और चौथी आखिरी बात यह कि इख्तियार वली साहब की एक दफ़ा फिर शफ़ी जान से हुई है और उसमें ख़ासी बदमज़गी हुई, तो इख्तियार वली साहब का असल प्रॉब्लम क्या है और वो इस सतह पे क्यों जाते हैं? ये चार चीज़ें हैं अगर मैनू याद रह गई हैं, क्योंकि जो मैं बोलन लगना फिर मैनू याद ही नहीं रहता कि मैं कितने लंघ गया। टुरदा जाना कामों की होता है, मैं पहुँच पत्तों की जाता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त ने वो कहते हैं यार तू विच पंजाबी बोल, ये मेरे ना लाइफ स्टाइल है यार। आप ये देखें कि मैंने ना एक ज़बान ईजाद की है, इसका नाम मैंने रखा है उर्दाबी, यानी उर्दू और पंजाबी को मिला के। उर्दू वाले पंजाबी सुन लेते हैं, पंजाबी वाले उर्दू सुन लेते हैं, दोनों ज़बानें हमारी है। वैसे तो मेरी ज़बान एक ही है, मोहब्बत की ज़बान। एनीवे देखिए गल्फ़ स्ट्रीम का जो ये इशू हुआ तो इसके बाद क्या बहुत सारी मालूमात हैं कि जी त्यारा 1200 करोड़ का है, इसके पायलट्स की तनख्वाह एक की $28,000 है और एक की पता नहीं $32,000 है। कल किसी ने मुझे कहा यार तुझे फिगर गलत दसे भाईजान, मेरी ना मैट्रिक में कंपार्ट थी मैथ में और मैंने अल्लाह की कसम क्लियर नहीं की थी, मुझे 2 और 2 4 आते ही नहीं, सारी ज़िंदगी 2 और 2 4 नहीं कर सका, और ये करोड़ों में जाके बनती है। फिर उसके पेट्रोलिंग फ्यूलिंग उसकी मेंटेनेंस ये भी जाके करोड़ों में बनते। इसके ऊपर बात हो रही थी। पहले तो पंजाब हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया, जब तो बहुत रोला पाया तो फिर जनाब उन्होंने कहा जी हाँ लिया है और हमने ये तैयारा लिया है जो हम एयरलाइन बनाने लगे हैं उसके लिए। फिर बैकलैश आ गया कि भाईजान अगर वो लेना है तो वो तैयारे लो जिदे लोगों ने सफ़र करना है। ऐदे विच कोई बिल गेट ने आके लाहौर से और कहना मैं कामों की जाना है। वो फिर उसके बाद हुआ कि नहीं जी ये पंजाब हुकूमत में चूँकि तैयारा जो ख़राब हो गया था तो फिर ये नया तैयारा लेना पड़ा। अच्छा भाईजान वो ख़राब हुआ था, वो ख़राब कितने हुए? क्या उसे आपने बेच दिया, ग्राउंड कर दिया? उस ख़राब तैयारे में ख़राबी क्या थी? फिर सवाल उठे जी गल्फ़ स्ट्रीम तैयारा जो आपने लिया है जनाब ये किस मद में लिया है, अदायगी कहाँ से हुई, इसके टेंडर कहाँ से हुए, इसका वो जो पेपरा के कानून के तहत सारा कुछ होता है वो प्रोसेस कहाँ पे हुआ, ये सारे पैसे कौन सी मद से निकाले गए? फिर कोई जवाब नहीं था। कहा गया जी फिर एक ये भी कहा गया कि जी इसे एम्बुलेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा, जो लोगों को तो पहले जड़े एम्बुलेंसा ने वो जो लाहौर में सड़कों पे फिरती वो ही ठीक करा लो। वो एम्बुलेंस को मरीजों को क्या ठीक करना है, एम्बुलेंस आप कोने से खड़ी होती कि मुझे ठीक कर दो। इतने सवाल पैदा हुए कि ये गल्फ़ स्ट्रीम तैयारा जो है एक इशू बन गया। अच्छा उसके बाद अचानक 15 दिन पहले हुआ कि जी मरियम साहिबा गल्फ़ स्ट्रीम तैयारी के अंदर मुल्क से बाहर गई हैं। बहुत शोर मचा, 3 दिन नहीं रही जी, वो उसका रूट आ गया जी, ये आ गया जी, वो आ गया, उसके ऊपर खामोशी रही। 3 दिन बाद कहा कि नहीं जी मरियम साहिबा ने तो इस्तेमाल नहीं किया, वो तो लाहौर में थी। चले ठीक है चले। अब फिर एकदम तैयारे का रोला पड़ा कि ये तैयारा फिर कहाँ चला गया जी। अब वो वहाँ पे वियना में खड़ा है, वियना के साथ ही स्विट्ज़रलैंड है, वियना के साथ पता नहीं और कौन से शहर है, तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं?
लो जी, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें, जिन्हें मुँह होनियाँ गल्ला, लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी वो जुनैद सफदर साहब की शादी हुई थी, वो जनाब अली हनीमून मनाने गए। मैंने कल के भी वीलॉग में आपको याद होगा तो कहा होगा, देखिए मैं एक जिम्मेदाराना सहाफ़त करता हूँ, मैं एग्जैजरेट नहीं करता, बढ़ के नहीं मारता, मैं वो बात जो मेरे पास है नहीं मैं कभी नहीं कहता। आप जो लोग मुझे रेगुलर मेरे सुनते हैं, ताड़ी मेहरबानी है, तुम सुनते हो। अब तो वी आर अ फैमिली, ईमानदारी की बात है, वी आर अ फैमिली। बहुत सारे लोग तो मुझे इस सतह पे कहते हैं भाजी थोड़ी उम्र देखो तो तुम शर्टा देखो। और भाईजन आप सलमान खान को बगैर शर्ट के देख सकते, इसारा को अच्छी शर्ट में नहीं देख सकते यार, खुद आधा को ऑफ कर लो यार, गरीब दबाल को शर्ट पा ले वो भी तो इतराज़ हो जाता है। एनीवे, मैं 40 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, 5-6 अखबार निकाले मैंने। खबरें का मैं एडिटर रहा, दिन अखबार का मैं एडिटर रहा, इनकलाब अखबार का मैं एडिटर रहा, आज़ाद अखबार का मैं एडिटर रहा, और पता नहीं मुझे याद ही नहीं कि इतने हैं, चटान का एडिटर रहा। फिर चैनल टीवी की तरफ आ जाए, दुनिया टीवी के लॉन्चिंग में एग्जीक्यूटिव एडिटर, चैनल 5 लॉन्च किया, दिन टीवी लॉन्च किया, वैल्यू टीवी लॉन्च किया, स्टार एशिया लॉन्च किया। एक मेरा कैरियर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पूरे कैरियर के अंदर कहीं पे भी मुझ पे एक डेफामेशन केस नहीं है। मुझे सहाफ़त का पता है। आपने कल का मेरा वीलॉग देखा होगा तो उसमें भी मैंने इंतहाई जिम्मेदारी से मैंने हर बात यह की जी इल्ज़ाम है, फ़ला ने ये कहा, फ़ला ने ये कहा, फ़ला ने ये कहा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जी अगर आप कहते हैं कि जुनैद सफदर नहीं गए तो जुनैद सफदर की लाहौर के अंदर आप मौजूदगी दिखा दें, ख़त्म हो जाएगी बात। नहीं तो लोगों ने तो पासपोर्ट लब लड़ने दें, पासपोर्ट में एंट्री एग्जिट से पता चल जाएगा। इन चीज़ों के बाद अब बजाय इसके कि आप अपने रवैये पे थोड़ी सी वो शर्मिंदगी फील करते, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ऐलान किया कि जी हम गल्फ़ स्ट्रीम तैयारी के हवाले से जिन लोगों ने ख़बरें क्या सराइयाँ फैलाई उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है ना, सहाफ़ियों के हवाले से बड़ा सख्त वो रखती है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, गवर्नर हाउस में एक तकरीब थी, उस तकरीब के अंदर वज़ीर आज़म उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब थे और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो थी वो वज़ीर इत्तलात के तौर पर बैठी थी। मैं भाईजान मार गया हाथ चुक चुक के सवाल करने, गरीब के बाल की तरफ माइक उधर ही जाता था जहाँ पहले तय था। वो गलती से आज़म चौधरी साहब जो हैं, जो प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं, वो पीटीवी पे प्रोग्राम करते थे, गलती से माइक उनके हाथ आ गया, उनकी किस्मत ख़राब। आज़म मलिक साहब ने सहाफ़ियों पे एक सवाल कर दिया, जी आपने ये कहा है सहाफ़ियों के साथ तो ये हो रहा है। आप यकीन करें प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आज़म मलिक की पीटीवी पे रिकॉर्डिंग थी, प्रोड्यूसर ने आके कहा आपका प्रोग्राम ख़त्म, बंद कर दिया गया जी। इससे अंदाज़ा कर लें कि वो खातून सहाफ़ियों के हवाले से कितनी ख़तरनाक नहीं, ख़तरनाक लफ्ज़ नहीं, मतलब कितनी बाइज्ड हैं। पीटीवी के अंदर मैं इकबाल का या गरीब जिहा आदमी 1.5 लाख देते तनख्वाह देते काम करता था, होस्ट था एक प्रोग्राम का, तजिया निगार था, नहीं था जो मैं बैठ के गाला करता नून लीग नून की, जैसे अब हो रहा है पीटीवी पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने पीटीआई को गालियां देनी है। मैं एक एंकर था, सवाल करता था, सवेरे 6 बजे कसम नाल सुन यकीन करो उड़दा सा, सर्दियां गर्मियां भजा भजा जाके अखबार सारे पढ़ने, प्रोग्राम बनाना, सवाल बनाना, अल्लाह की कसम पूरी हलाल की कमाई खाता था। मरियम औरंगज़ेब साहिबा तशरीफ़ लाई वज़ीर इत्तलात, सब तो पहला उन्होंने कहा नेकी का काम यह कि सारा ना को चुक के बाहर सुट दो। मैंने वही चुक के बाहर सुटिया जैसे कि मतलब कूड़ा नहीं बंदा उठा के बाहर फेंक देता। तो ये इनका रवैया। अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा आप एक बात याद रखें, आप जो ये करने जा रही हैं ना कि जी हम सहाफ़ियों पे मुकदमे दर्ज करेंगे, आपके गले पड़ जाएगा। आप इस तरह अब दबा नहीं सकते ज़बानें, आप इस तरह लोगों की आवाज़ों को नहीं कुचल सकते। अगर आप ये कहते हैं ना कि जी ये जिन्होंने गलत भी इनके पास सबूत नहीं थे, तो क्या उन वज़ीरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जिन वज़ीरों ने जनाब अली सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और कहा कि जनाब अली इमरान खान की तबीयत ठीक है और जनाब वो हॉस्पिटल नहीं गए, फिर पता चला एक बाद में कि जी उनकी खबरें झूठी साबित होगी। या पंजाब के वज़रा जो ये कहते रहे कि जनाब अली गटर में बच्चा नहीं गिरा, यहाँ तक कि एक वज़ीर ने तो कहा, वो कह रहे भाईजान वो बच्चा मर गया है, उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया, ये झूठ है, मीडिया के सामने कह रहे कि झूठ है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि आज शाम को पता नहीं 30 रुपये पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, वैसे तो सस्ता इनके मुंह से हो जाए तो मैं तो हैरान हूँ। मैं तो वो पत्थर अभी तक तलाश नहीं कर पाया, वो कल भी मैंने कहा था जो ये दिल पे रख के कीमतें बढ़ाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं छोड़ें, अब आ जाए जी ये जो पीटीआई की क़यादत है, इनकी खामोशी क्यों है?
मेरा ख्याल है कि ये जो सख्ता है ये किसी बड़े तूफ़ान की आमद है। पिछले 5 दिन में आपने किसी भी जानिब से इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई सवाल नहीं सुना होगा किसी पीटीआई के लीडर से। क्या वजह है? आपने गौर किया इस बात को? कोई ये नहीं कह रहा कि यार इमरान खान जेल में है, वो बेचारा बीमार है, अब क्यों खामोश हैं आप? फिर जब मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं खामोश डिप्लोमेसी चल रही है तो मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं तुम ट्रक दी बत्ती मगर ला रहे हो। भाई जनाब ना लगे, खड़े रहो अपने पैरों के उत्ते, ट्रक को आगे जाने दें, उसके बत्ती के पीछे जाए क्यों रहे? जो इशारा सही है उस पर जाए। मैं तो आपको बता रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि पिछले 5 दिन से इमरान खान साहब के ऊपर कहीं कोई बात नहीं हो रही? और फिर तीसरी बात, ये जो मौत और आज़ादी कंटेनर है, ये जो पूरी तरह तैयार है निकलने के लिए, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई की क़यादत ने ब्रेक लिया है, अपने असाब को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी तवानाइयों को बहाल कर रहे हैं और ईद के बाद किसी बड़े एहतजाज का ऐलान हो जाए, जिसके इंडिकेशन दे दिया हुआ है केपी हुकूमत सीएम ने, और उनका जी इस बार संभालिया नहीं संभलना। और एक बात मैं आपको बता दूं, माजी की गलतियां नहीं दोहराएगी पीटीआई अगर अब इस बार निकली तो। और ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में सबको नज़र आ रहा है। रात जिस तरह बमबारी की और ये इतलात यह कि अफगानिस्तान के बहुत बड़ी लीडरशिप जो है वो मारी गई है, तो उसका बैक क्लैश आएगा। दूसरी जानिब ईरान के साथ हमारे मामलात हैं, सऊदी अरब के साथ हमारे मामलात हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान वाला इशू जो है हमारे सर पर चढ़ के बोलने लगा है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ईरान कमज़ोर पड़ता है तो ग्रेटर बलूचिस्तान हमारे सर पर चढ़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो इन सारे हालात के अंदर मुझे लगता है कि पीटीआई एक वक्त का इंतज़ार कर रही है जब उसने एकदम वापसी करनी है। ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा होगी। एक जाते जाते सुन लें कि इख्तियार वली साहब की जो अभी लड़ाई हुई है और उसमें उन्होंने कहा तू तेरे दांत निकाल दूंगा, ये वो। वली साहब का मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर का इशू है, उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि वो टीवी में बैठे वो तू और ये वो। मेरे साथ भी एक दफ़ा उन्होंने ये कहा था कि तू तो पीटीआई का वो है और केपी से लिफाफे आते हैं, तो मैंने कहा था मैं वज़ू से हूँ, अगर केपी के से मैंने कोई वो लिफाफा वसूल किया हो तो वो अल्लाह की मुझ पर मार पड़े, लानत हो। और उन लोगों के ऊपर भी लानत हो जिन्होंने वजारतें लेने, गाड़ियाँ लेने, गाड़ी पे झंडा लगाने के लिए वो हुकूमतों के साथ झूठ बोला, उनके जनाब अली कासा लेसी की, उनके जनाब अली उनके झूठों पे पर्दा डाला और बड़ी बेशर्मी के साथ उनके साथ खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम।